जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि 24 मई आज है। तो इसकी सारी डिटेलिंग आपको दी जाएगी। इसमें मैं लाऊंगा आपके सामने एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, सारा अमलगमेशन आपको कंपाइल करके एक जगह पर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जिससे आप अच्छे से अपने करेंट अफेयर्स और एनालिसिस का लाभ उठा सकते हैं। हर बार की तरह चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो कल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी उसकी डिटेलिंग मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर सी है और इसका डी है। इसके एक्सप्लेनेशंस को यहाँ पे हम समझेंगे। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा था, प्लानेट अर्थ जो है वो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर रखता है किसमें, आइस कैप में, यानी बर्फ और ग्लेशियर्स के रूप में रखता है। लेकिन जो कि आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर है उसमें लार्जेस्ट पोर्शन किसका है, ये पूछ रहा था। तो लार्जेस्ट पोर्शन पूछ रहा था किसका है, उसका है ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी डिटेलिंग को। ये देखिए, टोटल ग्लोबल वाटर, जो टोटल ग्लोबल वाटर है वो क्या है, ओशियन में 96.5%, ऑलमोस्ट 97 हम इसको बोला करते हैं। और सैलाइन वाटर जो है 0.9% यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो फ्रेश वाटर है ऑलमोस्ट 3% के आसपास आती है, जो 2.5% यहाँ पे मेंशन है। इसको 3% के आसपास हम मानते हैं। लेकिन 2.5% का अगर आंकड़ा देखें हम फ्रेश वाटर का, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर में आइस कैप को छोड़ के, जो कि क्वेश्चंस में पूछा गया है, वो देख सकते हैं आप, ग्राउंड वाटर 30% है। फ्रेंड्स यहाँ पे 68% और 30% से कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो सीधे इसका आंकड़ा है, यानी 2.5% ऑफ 30%, दैट इज़ ग्राउंड वाटर ओवर हियर। तो यहाँ पे उसी चीज़ का आंकड़ा यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो सरफेस फ्रेश वाटर है वो 1.2% है। तो जो सरफेस फ्रेश वाटर है 1.2% का, अगर उसको हम कैटेगराइज्ड करते हैं तो हमें मिलता है जो ग्राउंड आइस है, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर जो बर्फ़ के रूप में चट्टानें दबी जाती हैं और वो बर्फ़ के रूप में सदियों से ऐसे ही अपने कंडीशंस में है। वो अपने अंदर बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे जीवाणु को ऐसे ही सजोए हुए है और वो स्प्रेड नहीं हो पाता है और कम्युनिटी में डिजीज़ नहीं फैला पाता है। तो इसका भी एक रोल है परमाफ्रॉस्ट का, और ये सारी डिटेलिंग परमाफ्रॉस्ट की थी। 69% ग्राउंड आइस और परमाफ्रॉस्ट के रूप में जो सरफेस फ्रेश वाटर है 1.2 का, उसका 69% ये चीज़ें हो जाता है। 20.9% अगर बात करी जाए तो इस सरफेस वाटर में लेक्स आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड आइस परमाफ्रॉस्ट आता है, फिर लेक आता है, फिर आपका आ जाता है सॉइल मॉइस्चर जो 3.8% है, फिर स्वैम्प मासेज एरिया आ जाता है 2.6%, रिवर का आता है 0.49%। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, रिवर लगता है बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन रिवर से ज़्यादा आपको लेक यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है लिविंग थिंग्स में 0.26%, और एटमॉस्फेयर भी यहाँ कहीं कम नहीं है, 3% के आसपास एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड बन के यहाँ पे हम वाटर को देख सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग कि अर्थ की वाटर कहाँ कहाँ चीज़ें हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, यहाँ से यूपीएससी तो क्वेश्चंस अभी आप देख ही लिए प्रीवियस ईयर के, लेकिन आपको बता दूं स्टेट पीसीएस भी यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बनाए हैं, और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और ये जो आंकड़ा है इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करिए। दूसरा जो क्वेश्चंस यहाँ पर था वो क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन सा है जो मेंशन नहीं किया गया। तो इसमें से तीनों है जिसको मेंशन नहीं किया गया है। पहला है
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमीशन और जोनल काउंसिल, ये तीनों को मेंशन नहीं किया गया। अब कैसे, इसकी डिटेलिंग को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, जो कि मैं आपको पहले बताया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस पे भी कई प्रकार से क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस ने भी बनाए हैं। प्लानिंग कमीशन जाहिर सी बात है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल्स और नॉन स्टैचूटरी बॉडी है, तो ये स्टैचूट करके नहीं लाया गया है, ऐसे ही लेके आया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया। तो इट वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1950 बाय रिजोल्यूशंस। तो ऐसे ही सिंपली रिजोल्यूशंस पेश कर दी और इसको बना दिया गया है। अभी इसका नाम क्या हो गया है प्लानिंग कमीशंस का, तो आप जान सकते हैं यही प्लानिंग कमीशन है जो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके पावर में भी बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले इसकी पावर अलग थी, ये पावर अपनी रिडिस्ट्रीब्यूशंस फिनांसिंग के लिए जानी जाती थी। अभी इसको केवल थिंक टैंक के रूप में कार्य करने की क्षमता दी गई है। दूसरा जो है जोनल काउंसिल की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो ये भी लॉ लेके आया गया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशंस में ये चीज़ें नहीं है। 1992 में ये चीज़ें आई, आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दे दिया। आशा करता हूँ आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं कुछ नेशनल पार्क की तरफ और देखेंगे ये नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये डचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुलमर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कजी नाग नेशनल पार्क कहाँ पे है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, और उवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है, राजपरेनियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पे हैं। तो ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, नहीं तो कल तो इसकी आंसर आपको अवश्य दी जाएगी। तो ये डिटेलिंग है फ्रेंड्स, मैं इसीलिए यहाँ पे चीज़ें डालता हूँ और दूसरे दिन बताता हूँ, ताकि कम से कम एक दिन का चीज़ जो डाला हुआ हूँ उसका रिवीजन रिपीटेडली होता रहे। तो एक बार पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें नेशनल पार्क, तो आपको दूसरी बार मैं रिवीजन भी करा देता हूँ, डिटेलिंग भी दे देता हूँ और सारी चीज़ें क्लियर भी करा देता हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे डिमांड रख रहे थे कि नहीं, आप अगर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उसकी आंसर तुरंत इसी वक्त दे दीजिए। तो देखिए वहाँ पे आंसर उसी वक्त दे तो दूंगा मैं, कोई इश्यू हमको नहीं है देने में, लेकिन क्या दिक्कतें वहाँ पे हो जाएंगी कि अगर एक दिन मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता हूं और दूसरे दिन जब लेके आता हूं तो यहाँ पे आपका दूसरे दिन रिवीजन हो रहा है। तो ये रिवीजन भी हो रहा है, आंसर की डिटेलिंग भी दे रहा हूं, क्लैरिफिकेशंस भी आपको हो जा रही है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। तो 2 बार अगर वो चीज़ें आ रही हैं आपके सामने तो लंबे समय तक आप याद भी रखेंगे, क्वेश्चंस को गलत डील भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें थी, ये कंसेप्ट था लेके आने के पीछे, और कोई कंसेप्ट नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं पीआईबी का न्यूज़ है कुछ। तो यहाँ पे स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के यहाँ पे जो हैं वो राजीव चंद्रशेखर जी हैं। तो यहाँ पे डिजिटल इंडिया डायलॉग ये चीज़ें हुई हैं। तो ये किसके अंतर्गत आई हैं, डिजिटल इंडिया एक्ट के अंतर्गत आई हैं, जो फ्यूचर में इस लेजिस्लेशंस को कहीं ना कहीं रिप्लेस करता हुआ नज़र आएगा। तो ये किस चीज़ के लिए यहाँ पे फोकस करी जा रही है, डिजिटल इंडिया लेजिस्लेशन के लिए। तो ये चीज़ें फोकस करेंगी स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए, ताकि जो लोगों का अधिकार है, डिजिटल नागरिक का अधिकार है, उसे और इनोवेट किया जाए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनोवेट करके उसमें ग्रोथ दिखाया जाए। ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो अगर उनके राइट्स के बारे में लेके गवर्नमेंट फ्रेमवर्क कर रही है लॉज को, तो ये अच्छी बात है। तो डिजिटल इंडिया डायलॉग आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये कहाँ पे है, ये आपके मुंबई में चीज़ें ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं। दूसरा जो है होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशंस श्री अमित शाह जी, दोनों मिनिस्ट्री रखे हुए हैं अपने सामने। इस बार याद रहे ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशंस अपने पास बनाई गई है नई मिनिस्ट्री, जो कि अमित शाह के अंडर में डायरेक्ट आ जाती है।
तो यहाँ पे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की बातें बोली गई हैं जो न्यू दिल्ली में है। तो ये क्या होता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यहाँ पे लॉट ऑफ डिवोशंस एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस दैट एवरी बॉर्डर विलेज, हर बॉर्डर विलेज है भारत का कोना कोना पे सारी फैसिलिटी को पहुंचाने के लिए बॉर्डर के, उसी को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत लाया गया है। तो जो भी बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटीज़ को दी जाने की बातें बोली गई हैं। देखिए ये जो भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं केवल अपने देश का डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि डिफेंस के लिए भी हम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की सिचुएशंस की बात करी जाए तो चाइना और पाकिस्तान एक अलग ही रुतबे पे चल रहे हैं, अलग स्पीड से अपने चल रहे हैं अपनी कोऑपरेशंस और जियोपॉलिटिक्स को लेके। तो इसलिए भारत को यहाँ पे कहीं ना कहीं अटेंटिव रहने की ज़रूरत भी है और अपनी बॉर्डर लाइन को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत आ जाती है। ये चीज़ें इसीलिए यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। दूसरा जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑर्गेनाइज किया गया है 2 डे नेशनल वर्कशॉप, किस चीज़ के लिए, तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जिसको नीवा बोला गया है। 24-25 मई को 2023 में यहाँ पे होटल अशोका न्यू दिल्ली में ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करी जाएंगी। तो फोकस क्या करेगा, ये फोकस करेगा आपका इनकरेज करने के लिए सारे स्टेट और यूटी को कि आप लोग आइए एक प्लेटफॉर्म पे और लेके आइए क्या, ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, अकाउंटेबिलिटी लेके आइए, रिस्पॉन्सिवनेस लेके आइए, और ये सारे बिजनेस को कहीं ना कहीं डील करता हुआ लेके आएगा। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की भी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नेवा एप्लीकेशंस इस तरीके से यूज करके पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करी है। क्वेश्चंस आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। अभी रिसेंटली आपके यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है। यूपीएससी के रिजल्ट में टॉपर्स लड़कियों ने बाजी मारी हैं। तो फर्स्ट रैंक होल्डर आपकी ईशिता किशोरी जी, इनका रोल नंबर देख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में 2022 के, जो रिसेंटली आपका अभी न्यूज़ में चल रही हैं। तो ये पॉल साइंस ली हुई थी आईआर के साथ, यहाँ पे उनका सब ऑप्शनल सब्जेक्ट था और वो ग्रेजुएट ही कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री राम कॉलेज SRCC से वो ग्रेजुएशंस थी। तो ये गरिमा लोहिया भी उनका जो दूसरा नंबर है वो किरोड़ीमल कॉलेज से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉप करते हुए नज़र आए हैं। तो लड़कियों ने 4 रैंक हासिल किया है, टॉप के 4 रैंक लड़कियों के हैं, 5वां एक बॉयज़ ने हासिल किया है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं डिटेलिंग सारी आपको यहाँ पे दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये एक अनक्लीन चीट यहाँ पे बोली गई है। तो क्या है ये अनक्लीन चीट, उसको देखेंगे। पूरी डिटेलिंग आपको बता दूं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेबी के रिगार्डिंग है। तो सेबी क्या कर रही है, अभी अदानी ग्रुप का जो हिडेनबर्ग केस था उसका इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए बोली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है यहाँ पे कि आप जल्द से जल्द करिए और हमें रिपोर्ट्स दीजिए। तो 6 महीने का टाइम मांगा हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट दे नहीं रही थी। अभी इनको क्या करी है, स्टॉक प्राइस का जो मैनिपुलेशन है उस केस में इनको 6 महीने के आसपास का टाइम पीरियड दिया गया है। किसको, सेबी को। तो सेबी यहाँ पे फाइंड करेगी और एक्सपर्ट पैनल बना के चेक करेगी कि जो प्राइस में ऊपर नीचे किया गया था और जो स्टॉक होल्डर थे उनमें किस प्रकार की गड़बड़ी करी गई है। तो कहीं ना कहीं सेबी की बात करें तो ये मजबूर हैं अपने चीज़ों को लेके। और ये ऐसा नहीं है कि एक रेगुलेटरी इनकी फेलियर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। इन्हें कई प्रकार से मजबूरियां आ जा रही हैं जिसके कारण ये ऐसी स्थिति में आ रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे, सेबी की डिटेलिंग में जाकर देखेंगे, तभी आप कोई भी क्वेश्चन अगर सेबी से आता है तब आप छोड़ेंगे नहीं। तो सेबी जैसा कि मैं यहाँ पे बताया एक रेगुलेटरी बॉडी है और सिक्योरिटी कमोडिटी मार्केट इंडिया की ऑनरशिप रखती है। तो ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर में ये चीज़ें आ जाता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। स्थापना की बात करी जाए तो 12 अप्रैल 1988 को यहाँ पे आप इसकी स्थापना होती है एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी इसकी स्थापना करी जाती है। ध्यान रहे इस्टेब्लिशमेंट इसकी 12 अप्रैल 1988। कई सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
दूसरी जो इसको स्टैचूटरी पावर दी जाती है तो 30 जनवरी 1992 को इसको स्टैचूटरी पावर दी जाती है और 1992 में इसको स्टैचूटरी बना दी जाती है, यानी ये अभी स्टैचूटरी बॉडी है। तो अगर पूछा जाए शुरुआत में क्या थी, तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन अभी इसको लॉ बना के पार्लियामेंट में 1992 एक्ट के तहत इसको स्टैचूटरी बॉडी बना दी गई है। हेडक्वार्टर की बात करें अगर हम, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में हेडक्वार्टर इसका है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। पेरेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसा कि पहले बताया फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रही है। कुछ इसकी चाइल्ड एजेंसीज हैं वो देख सकते हैं, तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशंस और एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये 4 बॉडीज़ इसकी चाइल्ड बॉडीज़ के रूप में जानी जाती हैं। अगर क्वेश्चंस यहाँ से आए तो आपको डील करना है, छोड़ना नहीं है। सेबी जो है मैनेज करता है बाय इट्स मेंबर, और इसमें कितने मेंबर हैं तो आप देख सकते हैं एक चेयरमैन होता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट स्वयं इसको नॉमिनेट करती है, और 2 अलग मेंबर होते हैं यूनियन फिनांस मिनिस्ट्री से, एक मेंबर होता है आरबीआई से, और रिमेनिंग 5 मेंबर नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनमें से जो 5 मेंबर होते हैं इनमें से 3 जो हैं होल टाइम मेंबर होते हैं। तो इनमें से 3 होल टाइम मेंबर होते हैं, 5 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और चेयरमैन जो है नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चेयरमैन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और फिनांस मिनिस्ट्री की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 मेंबर ऐड किया जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से बना चुकी है, तो चीट फंड, निधि फंड, ये कोऑपरेटिव फंड, ये फंड सेबी के अंतर्गत नहीं आता है। ये थी सारी डिटेलिंग सेबी की। आशा करते हैं आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो को पुनः रिपीट करके यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी सेबी की डिटेलिंग। अब यहाँ पे रिपोर्ट मांगा जा रहा है 6 मंथ के आसपास, यहाँ पे टाइम ले चुका है सेबी। देखते हैं सेबी अपनी इंक्वायरी में क्या रिपोर्ट पेश करती है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो ये थी सारी डिटेलिंग। अब अदानी ग्रुप से लेके इसकी सारी डिटेलिंग कैसे चीज़ें चलेंगी वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। 2000 नोट की यहाँ पे जो एक्सचेंज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है 2000 के नोट, और आपको 30 सितंबर तक जो टाइम दी गई है उसमें बहुत हौच-पौच चीज़ें करी गई हैं। कई इशू निकल के आ रहे हैं यहाँ पे कि आरबीआई ये बोला था सीधे यहाँ पे कि आपको कोई भी 20,000 के आसपास एक्सचेंज होते हैं तो आपको कोई भी आईडी कार्ड ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इशू ये बता रहा है कि आपको कई सारे ऐसे ब्रांचेज हैं, बैंक्स हैं जहाँ पर आपको आईडी की डिमांड करी जा रही है। अगर आप डिपॉजिट करने जाते हैं पैसे तो आपको आईडी की डिमांड करी जाएगी, तो जो कि एक आरबीआई लॉ के अनुसार चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं चल रही हैं और प्रॉब्लम में फंस जा रहा है कौन? आम आदमी यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस रहा है। तो ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे बता दी गई है। आगे बढ़ते हैं, पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स जो एडिटोरियल है उसकी डिटेलिंग को हम समझेंगे। तो पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है। तो ब्रिक्स में सबसे पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो ये पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका 2010 के आसपास आके यहाँ पे जुड़ जाता है तो बन जाती है एस, और ये हो जाती है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स कंट्री देख सकते हैं रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के डी सिल्वा, यहाँ पे लूला डी सिल्वा प्रेसिडेंट यहाँ पे भी हैं। पॉपुलेशन ऑफ ब्रिक नेशंस की बात करें तो 3.6+ बिलियन की पॉपुलेशंस यहाँ पे रखती है, जो कि 41% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशंस है। तो यहाँ पे 40% के आसपास प्लस में वर्ल्ड की पॉपुलेशंस रखती है। टोटल जीडीपी की बात करें यहाँ पे तो 16.6 ट्रिलियन $US की जीडीपी रखती है, जो कि 22% ऑफ द वर्ल्ड की ये ग्रॉस रखती है जीडीपी। तो 22% बहुत बड़ी बात है, कम नहीं होती है। पॉपुलेशन शेयर और जीडीपी शेयर दोनों इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लूप होल्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे।
बात करी जा रही है यहाँ पे कि एक ट्रूली रिमार्केबल, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी ब्रिक बॉडी है और बहुत सारे इसके अचीवमेंट के बाद भी यहाँ पे कुछ खोता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ इश्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। कोविड-19 के बाद जो गलवान वैली में क्लैश हुआ, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के रिलेशंस को यहाँ पे डैमेज करता हुआ नज़र आ रहा है और रसिया भी अपने पावर को यहाँ पे डिमिनिश करता हुआ नज़र आ रहा है। ध्यान रहे, रसिया, चाइना, इंडिया, ये तीनों आपस में एक पावरफुल कंट्री हैं। यहाँ पे रसिया चाइना का कहीं ना कहीं रिलेशंस और अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि रसिया पे डायरेक्टली वेस्ट वालों ने सैंक्शन लगा दिए हैं। तो रसिया पे सैंक्शन लगा दिए हैं, जिसके कारण जो भी ऑयल फ्यूल है वो उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये किसके थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं रसिया? ये चाइना के थ्रू और इंडिया के थ्रू। तो सबसे ज़्यादा इंडिया के थ्रू ये गुजरात के वस्वाल पोर्ट के थ्रू यहाँ पे चीज़ें जा रही हैं, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और किस कंट्री में जा रही हैं? उन्हीं कंट्रीज में जा रही हैं जो कंट्री इस पर सैंक्शंस लगाई हैं, जैसे कि यूके, फ्रांस, कनाडा और आपके यूएसए। इन कंट्रीज़ में इनके ऑयल लैंड्रोमैट तरीके से जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से जा रही हैं, अगर डायरेक्टली नहीं जा रही हैं तो दूसरे तरीके से चीज़ें पहुंच रही हैं। तो ये इशू रिलेशंस जो है, यही बताने का यहाँ पे आपको इंटेंशन था, उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होते चले गए। कैसे? अभी रसिया और यूक्रेन का जो वार चला है उसकी वजह से ये चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। तो आप जान सकते हैं चाइना एक इकोनॉमिक पावर कंट्री अभी उभर के आई है, जिसके कारण यहाँ पे इन लोगों की फ्रेंडशिप और अधिक आगे एक स्टेप पहुँच चुकी है। तो बात करी जाए अगर इंडिया के रिलेशंस की रसिया के साथ, तो हमको क्या मिलता है कि हम लोग बहुत पुराने समय से रसिया का साथ नहीं छोड़े हुए हैं, लेकिन क्या आज के इस संदर्भ में, इस जियोपॉलिटिक्स सिचुएशंस में हमें रसिया कहीं बैकिंग देगा चाइना से, अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आती है तो? बात करी जाती है ब्रिक जो वर्ड्स है, इसका कंसेप्शंस स्टार्ट करने की। तो जिम ओ'नील, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ दिया गया है, आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जिम ओ'नील ये कंसेप्शंस दिए थे, BRIC, ब्रिक का यहाँ पे चीज़ें दिए थे, तो जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना कंट्री आती थी, जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये एक्रोनीम जो है 2 डेकेड्स एगो की चीज़ें हैं, और ये अगर बात करी जाए IBS से, यहाँ पे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तो 2003 में इसको कंपोनेंट को यहाँ पे ज्वाइन करने की बात बोली गई है, लेकिन साउथ अफ्रीका कब 2010 में यहाँ पे ज्वाइन करता है। दूसरी जो इशू निकल के आती है, चाइना यहाँ पे बहुत उत्सुक है ज्वाइन करने के लिए, और किस चीज़ को? तो कंट्रीज फर्स्ट डिकेड और मैनेज टू इनलिस्ट साउथ अफ्रीका सपोर्ट। तो साउथ अफ्रीका इसको लंबे समय तक यहाँ पे सपोर्ट दे, इसलिए ये चाहता था कि साउथ अफ्रीका यहाँ पे इसको ज्वाइन कर ले, जो कि इंडिया अपनी सहमति यहाँ पे दिखा देता है। तो साउथ अफ्रीका तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है, और ब्राज़ील, इंडिया वुड नॉट गो अलॉन्ग। ब्राज़ील, इंडिया एक साथ यहाँ पे नहीं जा पाएंगे आगे, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी से बहुत सारी मैच नहीं करती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं, और चाइना कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड यहाँ पे था, जो कि साउथ अफ्रीका को ब्रिक में ला के ब्रिक्स बना दिया। तो यहाँ पे ब्रिक्स बना देता है और ऐड कर देता है, जो कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली फेवर करेंगी किसको? चाइना को। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे एडिटर इस बारे में बातें बोल रहे हैं। ब्रिक्स हैज हेल्ड 14 समिट इन द लास्ट 13 ईयर। 13 साल में 14 बार इसके समिट हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ब्रिक फोकस करता है किस पे? आपके जियोपॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक डायमेंशंस को लेके भी फोकस करता है। तो ये चीज़ें हैं ब्रिक्स की, कि कहीं ना कहीं हम मल्टीपोलैरिटी की बात करें, वर्ल्ड में कोई एक ही पावरफुल कंट्री नहीं है, सारे को पावरफुल कंट्री बनाने की आवश्यकता है, सारे लोगों में पावर बैलेंस करने की बातें बोली गई हैं। तो ऐसा नहीं है बस नॉर्थ अमेरिका के ही कंट्री यहाँ पे पावरफुल हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी को मल्टीपोलैरिटी बोलते हैं। पोलैरिटी क्या होता है फ्रेंड्स? पोलैरिटी हम देख लेते हैं, कोई मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये पोलैरिटी, इसी को हम बोलेंगे कि एक क्षेत्र के लोग ही पावरफुल यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ मल्टीपोलैरिटी हर डायमेंशंस में चीज़ें आ जाती हैं।
तो इसी की बात बोल रहे हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक फ्रंट की अगर बातें बोलें तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी स्थापना हुआ है, जो कि 32.8 बिलियन के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से यहाँ पे क्या बोला, 96% प्रोजेक्ट को डील करता हुआ नज़र आ रहा है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी है यहाँ पे, कि जो भी यहाँ पे लोगों के रिजर्व हैं, फिनेंशियल रिजर्व, वो कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फिनेंशियल मैकेनिज़्म है प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी आएगी, प्रेशर आएगी, उससे कैसे चीज़ें निकल के आ सकती हैं। तो ये CRA भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और NDB से भी क्वेश्चंस UPSC बनाए हैं, स्टेट PCS एग्जामिनेशंस कॉम्पिटिशन्स में भी चीज़ें आती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं सेकेंड डिकेड की। अगर सेंचुरी सेकेंड डिकेड की बात करते हैं तो चाइना का एक ड्रामेटिक इकोनॉमिक राइज, अचानक से चीज़ें आती हैं और ये इकोनॉमिक बूम पे चला जाता है। क्यों, हम लोग जान सकते हैं चाइना का जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं चाइना अचानक से कैसे बूम किया। तो ये अपनी जो पॉलिसी लेके आया कि ओपन पॉलिसी, ओपन मार्केट पॉलिसी इसकी होनी चाहिए। हम लोगों की तब तक क्लोज्ड इकॉनमी है, तो हम लोगों की क्लोज्ड इकॉनमी थी और हम लोगों की मिक्स्ड इकॉनमी कब करी गई, तो 92 के आसपास, हम लोग की 91 के आसपास क्लोज्ड इकॉनमी से हम लोग मिक्स्ड इकॉनमी, यानी ओपन भी है क्लोज्ड भी है, दोनों इकॉनमी हम लोग एक साथ चलाते हैं। ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया। हम लोगों का सर्विस सेक्टर फूला फला। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम लोगों का गैप है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम निकल के आती है। अब जाकर कहीं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सारे स्कीम आई, तब जाके हम लोग कहीं धीरे धीरे आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भारत इंसेंटिव, प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक यहाँ पे लेके आया है, इसको भी आगे बढ़ाने में मदद मिला है। MSME सेक्टर लेके आया है, इसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो धीरे धीरे इंडिया इसके तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अभी भी हमारा चाइना से बहुत नीचे चल रहा है। हम उसको कम्पीट करना है तो हम लोगों को आगे लेके आना होगा, और जो छोटे छोटे उद्योग हैं MSME टाइप के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे रसिया चाइना का जो कोऑपरेशन है इकोनॉमिक मैलेसिस, साउथ अफ्रीका को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सलेट कर रहा है, डिपेंडेंस ऑन द चाइना। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी यहाँ पे डिपेंडिंग चीज़ें दिखा रहा है। लुला डी सिल्वा जो प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग तरीके से अपने विचार को पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये 19 कंट्री हैं जो ऐसी हैं जो ज्वाइन करने के लिए उत्सुक हैं, ईगर हैं यहाँ पे कि ब्रिक्स को भी कहीं ना कहीं हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं। जो लैटिन अमेरिका की 4 हैं, अर्जेंटीना, निकारागुआ, मैक्सिको, यूरुग्वे, और अफ्रीका में 5 हैं, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सेनेगल, मोरक्को। एशिया की 10 आ रही हैं, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, तुर्की, सीरिया, ईरान। ध्यान रहे तुर्की का नाम बदल के तुर्की रख दिया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्री कहीं ना कहीं उत्सुक हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। क्यों ज्वाइन कर, लेकिन ये उत्सुक हैं उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप जान सकते हैं जो ब्रिक्स है उसमें चाइना अहम रोल प्ले करता है, इंडिया अहम रोल प्ले करता है। तो अभी जो चाइना का जो पावर है जियोपॉलिटिक्स के रूप में वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण और कंट्री सारी इसको ज्वाइन करने के लिए उत्सुक हैं। तो क्यों यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के लिए उत्सुक हैं, तो यहाँ पे सेवरल एक्सप्लेनेशंस दी गई है। पहला कि चाइना जो है एक्सपेंशन कर रहा है क्या, अपनी स्ट्रेटजिक डिवाइस को, और एक्सटेंड कर रहा है ग्लोबल इन्फ्लुएंस को। तो ग्लोबली हर जगह पे अपना छाप छोड़ रहा है, चाहे सिल्क रोड हो, चाहे मैरीटाइम रोड हो, हर प्रकार से लोगों को कवर करता हुआ नज़र आ रहा है। और डेवलपमेंट पे यहाँ पे ध्यान देने के लिए चाइना को लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं, अपनी इन निगाहों से, आशा भरी निगाहों से देखती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी जो चीज़ें बताई जा रही हैं, लोग चाहते हैं कि इसको ज्वाइन किया जाए, और एक फोमो है। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हम इससे छूट तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है एशिया का ग्रुप, एक इम्पॉर्टेंट ये ग्रुप है जिसे हम ब्रिक का नाम दे रहे हैं। तो ये ब्रिक जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ने के लिए भी लोग डर रहे हैं, इसलिए इसके मेंबर बनने की बातें बोली जा रही हैं, क्योंकि आने वाले समय एशिया का ही होगा, ये सभी लोग जानते हैं। और मेंबरशिप में बनने के लिए यहाँ पे दौड़ है। और तीसरी बातें जो बोली गई हैं कि सभी लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस ग्रुपिंग को कहीं ना कहीं आगे लेके जाने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये
चीज़ें कहीं ना कहीं ठप पड़ सकती हैं और तब जाके हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। इसीलिए इस दौड़ में सभी लोग आगे आएँ और अभी का जो ब्रिक्स का समिट है वो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका 23-24 अगस्त को यहाँ पे होस्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो साउथ अफ्रीका को चाइना ऐड करवाया था, अब ये मीटिंग यहाँ पे हो रही है, तो कितने लोग इसको ज्वाइन करेंगे वो भी कहीं ना कहीं चाइना के पर्सपेक्टिव को देखते हुए चीज़ें हो सकती हैं। यहीं पे एडिटोरियल में एडिटर यही बातें बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया का कंसर्न यहाँ पे ये होना चाहिए को भी ये देखे कि कौन सी कंट्री ज्वाइन कर रही हैं, किसका क्या आइडियाज़ और विचार है। ये चीज़ें देखने योग्य बातें हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मेगा एक्सपेंशन हो रहा है, मेंबरशिप 5 से लेके अगर 21 तक अगर ये कंट्री ज्वाइन कर लेती हैं। कौन सी कंट्री? ये कंट्री अगर ज्वाइन करती हैं तो मेगा एक्सपेंशन हो जाएगा जो कि G20 कंट्री को भी सरपास करता हुआ नज़र आएगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। दूसरी जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप देख सकते हैं कि इच सपोर्टेड बाई एन एग्जिस्टिंग मेंबर, तो जो भी अगर 10 कंट्री यहाँ पे ज्वाइन करती हैं वो मात्र 10 ही कंट्री, तो एक कंट्री एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट करती हुई नज़र आएंगी और ओनली 5 न्यू मेंबर्स यहाँ पे ऐड होते हुए नज़र आएंगे। तो एक कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करके भी यहाँ पे आगे चल सकती है, लेकिन कंसर्न क्या है इंडिया का कि वो कंट्री किसको फेवर करेंगी, ये भी क्वेश्चंस यहाँ पे राइज होता है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इश्यू निकल के आता है, इंडिया को फेवर करना होगा यहाँ पे और एक्सपेंशन करता है तो ये इंडिया ये चीज़ देखेगा कि जो भी मूव आ रही है वो इंडिया इसमें कैसे आगे इसको सहमति देता है। और तीसरा जो ऑप्शंस यहाँ पे और निकल के आ रहा है कि जो विन कंसेंसस है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, UAE, बांग्लादेश, ये किस प्रकार से इसमें ऐड होते हैं और इनको कैसे कट किया जा सकता है। ये दोनों तो ऐड करने की भी बातें बोली गई हैं, इनको हटाने की भी बातें बोली गई हैं। अगर ऐड होता है तो कैसे, अगर इसको हटाया जाता है नहीं जोड़ा जाता है मतलब, तो कैसे इसको किया जाएगा। तो ब्रिक के लीडर यहाँ पे फिजिकली मीट करेंगे कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चंस यहाँ पे रेज करता है। क्योंकि रसिया पे अभी सैंक्शंस लादने के बाद और रसिया को गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे बनाने की बातें बोली जा रही हैं। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। क्योंकि चाइना रसिया का टाई अप स्ट्रांगली इमर्ज आउट होता हुआ दिख रहा है। तो इसी चीज़ को देख के यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्चुअल डायलॉग, वर्चुअल समिट की बातें बोली जा रही हैं। हो सकता है ये चीज़ें वर्चुअली चले और किस प्रकार से ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करेगी आने वाली मीटिंग में हम देख सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग ब्रिक्स को लेके। आशा करते हैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये किस चीज़ के लिए है, किस पे काम कर सकता है, कितने कंट्री हैं, क्या क्या इशू करेंटली निकल के आ रहा है, इसकी सारी डिटेलिंग आपको दे दिया गया है। तो पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स की सारी डिटेलिंग, एडिटोरियल एनालिसिस आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई है। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, अगर ब्रिक्स से क्वेश्चंस बनता है तो इस प्रकार से आप अगर डालते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का वाटर डिस्प्यूट चलता हुआ आ रहा है बहुत पहले समय से, उसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो तेलंगाना वाटर डिस्प्यूट को समझने से पहले उसकी लोकेशंस को देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार की चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। तो देखते हैं आप ये चीज़ें, जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। तेलंगाना ये रहा और आंध्र प्रदेश आपका ये रहा। तो ये दोनों आपके स्टेट हैं भारत के अंदर। तो भारत के अंदर ये स्टेट हैं और इसकी इश्यूज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कृष्णा रिवर जो है उसके वाटर को लेके ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। तो ये इशू यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसी इशू को लेके यहाँ पे बातें बोली गई हैं। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट आप देख सकते हैं जो महाराष्ट्र से चल के आपको इन रीजन को भी कवर करता हुआ नज़र आता है। तो इसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे और समझेंगे। बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो ओरिजिन ऑफ इशू क्या है? तो डिस्प्यूट बहुत पहले पुराने समय से चला आ रहा है। आंध्र प्रदेश नवंबर 1956 से ही चीज़ें, उससे पहले से बात करी जाए तो उससे पहले से ही ये सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो आंध्र प्रदेश के 4 सीनियर लीडर्स यहाँ पे डिफरेंट रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश किसके साथ, रायलसीमा रीजन के आसपास यहाँ पे तेलंगाना रीजन एक साइन किया गया क्या, जेंटलमैन एग्रीमेंट
जो कि 20 फरवरी 1956 को थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे सी, और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बातें बोली गई, तेलंगाना इंटरेस्ट और नीड विथ रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो पानी का जो उपयोग होगा किस प्रकार से होगा उसी के बारे में ये चीज़ें बोली गई हैं। यहाँ पे बोली गई थी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस होगी, पानी का बराबर भागीदारी यहाँ पे होगी, बेस्ड ऑन ट्रीटीज फॉलोड ग्लोबली। तो जो भी ग्लोबली यहाँ पे बातें बोली गई हैं इसका मतलब कि आपको इक्वल वाटर मिलेगी, ऐसी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। तो फोकस थी कंबाइंड तरीके से हम इसको लेके चलेंगे और इरिगेशन फैसिलिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें दी जाएंगी। तो जो ड्रॉट प्रोन एरिया है तेलंगाना का, वहाँ पे भी पानी पहुँचाने की बातें बोली गई थी। लेकिन 1969 में बचावत ट्राइब्यूनल आती है यहाँ पे कृष्णा का, और बचावत ट्राइब्यूनल यहाँ पे क्या करता है, तो कॉन्स्टिट्यूट करता है इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कि वाटर का जो शेयर होगा वो राइपेरियन स्टेट कौन सी स्टेट, जिन स्टेट में ये जल जाते हैं ये वाटर कृष्णा की जाती है। तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना हो गया, लेकिन तेलंगाना का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया क्योंकि 2014 में तेलंगाना का निर्माण हो जाता है आंध्रा को डिवाइड करके। तो बाइफर्केट करके आंध्रा का निर्माण 2014 में होता है, तो इसलिए बिफोर बाइफर्केशंस ये चीज़ें चली हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में ये चीज़ें निकल के आती हैं। 811,000 मिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पे वाटर को आंध्र प्रदेश को देने की बातें बोली गई हैं, यहाँ पे वाटर को यूज करने की बातें बोली जा रही हैं। और दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं इसमें कि 512 और रेशियो 299, इस रेशियो में जो है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट रेशियो आंध्रा और इंक्लूडिंग पार्ट रायलसीमा जो कि कृष्णा बेसिन तेलंगाना के आसपास आती है, इनमें इन रेशियो में पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कौन सी कमेटी, ये कमेटी है 1969 की। आगे बढ़ते हैं। ट्राइब्यूनल ये भी रिकमेंड करता है कि जो तुंगभद्रा डैम है ये पार्ट ऑफ कृष्णा बेसिन है और वाटर जो है ड्रॉट प्रोन एरिया महबूब नगर तेलंगाना में भी यहाँ पे भेजी जाएगी। तो इसी को यहाँ पे बोली जाती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आंध्र प्रदेश की, ये कहीं ना कहीं अलग प्रकार से रिसोर्स को यूज करती हुई नज़र आ रही हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर रिसोर्सेस की बात करें तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस को यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। आफ्टर बाइफर्केशंस यानी जब 2014 में तेलंगाना का निर्माण हो जाता है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है कि नो मेंशन ऑफ वाटर शेयर इन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो तेलंगाना का निर्माण हुआ वो इसी एक्ट के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। तो इस एक्ट में भी, इस लॉ में भी कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं मेंशन करी गई हैं, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं डाली गई हैं कि किस हिसाब से इस चीज़ों को हम डील कर सकेंगे। जो अभी तक चीज़ें चली आ रही हैं, अभी भी वही चीज़ें चली हैं। तो ये तेलंगाना का निर्माण तो हो जाता है लेकिन इस एक्ट में कोई भी चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स भी 2015 में अपना दोनों स्टेट को मिलकर यहाँ पे एग्री हो जाते हैं कि 34 और 66 के रेशियो में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को यहाँ पे मानी जाएगी। तो 34 और 66 की बात करी जाए तो ये दोनों 34 और 66 इन रेशियो में हम भेजेंगे। और किसको, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वाटर शेयर अरेंजमेंट करती है, जो कि क्लियरली स्पेसिफाइंग दैट इट हैज़ टू बी रिव्यूड एवरी ईयर। और यहाँ पे ये भी बातें बोल दी जाती हैं 2015 में कि ये जो भी चीज़ें हैं 34-66 की, इस रेशियो में पानी को अगर हम शेयर करते हैं तो हम इसको रिव्यू भी करेंगे अपने नीड के अनुसार, प्रति वर्ष इसको रिव्यू करी जाएगी, ऐसी चीज़ें बोलती हैं। तो यहाँ पे 2 बोर्ड भी अरेंजमेंट करे जाते हैं। कौन से, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड KRMB और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। तो ये कृष्णा और गोदावरी दोनों रिवर मैनेजमेंट बोर्ड यहाँ पे बनते हैं। तेलंगाना बार बार यही क्वेश्चंस यहाँ पे दोहराता हुआ नज़र आ रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं चीज़ें सही तरीके से चलेंगी। लेकिन अभी तक ऐसी चीज़ें कुछ निकल कर नहीं सामने आई हैं।
तेलंगाना जो बात करी जाए तो सेंटर से फाइनलाइज करने की बातें बोलता है कि वाटर शेयर फ्रॉम डे ऑफ वन ऑफ इट्स फॉर्मेशंस, जब ये तेलंगाना का निर्माण हुआ तभी से ये चीज़ें बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि ग्लोबली शेयर करी जाए, यानी इक्वली शेयर करी जाए वाटर को, तब कहीं ना कहीं जाके सही तरीके से चीज़ें चलेंगी। नहीं तो जो ड्रॉट प्रोन एरिया है तेलंगाना का, वो क्या होगा, वो फेस करता हुआ आएगा और वहाँ के किसान क्या होंगे, कहीं ना कहीं उनको कम पानी मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी गिरती हुई नज़र आएंगी। तो सेंटर यहाँ पे कई बार मीटिंग किया इशू पे कि इसको कैसे डील किया जाए, लेकिन दोनों स्टेट यहाँ पे बैठी, लेकिन बहुत अच्छा कोई मैटर यहाँ पे सॉल्व होके अभी तक नहीं आया, यही बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बचावत कमेटी से लेके सारी डिटेलिंग आपको इस स्लाइड में दे दी गई है। ये जो डिटेलिंग आपको मिली है वो आपको आंध्रा और तेलंगाना को इशू को लेके यहाँ पे सारी डिटेलिंग आंध्रा वाटर को लेके यहाँ पे दी गई है। तो आशा करते हैं आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आसानी से आप डील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो हमको मिलता है कि ये मितई जो ट्राइबल पीपल हैं, ये पीपल कहाँ के हैं, तो मणिपुर से हैं। इसके क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि मणिपुर में अभी दंगे फसाद हो रहे हैं, जिसके कारण ये इशू निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मितई ट्राइब है और एक कुकी ट्राइब है। तो कुकी ट्राइब को अभी शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर लिया गया है। देख सकते हैं ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार में भी पाई जाती हैं और आपके मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं। तो शेड्यूल ट्राइब के रूप में इसको रिकॉग्नाइज रिसेंटली किया गया है, जिसके कारण मितई पीपुल प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं ऐसी सुविधाएं दी जाएं। तो शेड्यूल ट्राइब किस शेड्यूल में है ये आप कमेंट सेक्शंस में लिखें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम यहाँ पे भी ये पाई जाती हैं। इसके साथ साथ म्यांमार, बांग्लादेश में भी पाई जाती हैं। ये एथनिक कम्युनिटी हैं, 53% ऑफ द पॉपुलेशंस इसको कवर करती हैं। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। अभी रिसेंटली आपके प्राइम मिनिस्टर एक आइलैंड पे गए जिसका नाम पपुआ न्यू गिनिया है। तो उस आइलैंड को आप देख सकते हैं, पपुआ न्यू गिनिया। ये आइलैंड कहाँ पे है? ये आपके इस पैसिफिक ओशियंस में पड़ता है। तो पैसिफिक ओशियंस का पार्ट है ये और इसकी डिटेलिंग यहाँ पे आपको दी जा रही है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि कौन सी कंट्री को ये टच करता है, तो इंडोनेशिया टच कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये पपुआ न्यू गिनी की लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। सलमोन सी, कोरल सी, गल्फ ऑफ पपुआ, ये सारी चीज़ें, टॉरस स्ट्रेट, ये भी देखने योग्य बातें हैं। बिस्मार्क सी, ये क्योंकि क्वेश्चंस देखिए कहीं से पूछ सकता है वो, इसलिए इसकी डिटेलिंग को देखना अनिवार्य हो जाता है। तो ये थी आज की सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है फ्रेंड्स और आपको समझ में आई है चीज़ें, कुछ आपको हेल्प करी हैं, तो ये बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो ये वीडियोस कई लोगों को पहुंचेगी और एक दूसरे की मदद हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।